हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रेशियो और प्रपोर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि रेशियो और प्रपोर्शन हम कहते किसे हैं। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं रेशियो के ऊपर। रेशियो होता है, ये होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जब कोई भी दो सजातीय राशियाँ होती हैं, सपोज़ दो सजातीय राशियाँ हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। इनकी तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है और जो हमें भागफल प्राप्त होता है उस भागफल को अनुपात कहते हैं। सपोज़ हम इनकी कुछ वैल्यू रख लेते हैं। हम ए की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं और बी की वैल्यू हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे भाग करेंगे तो हमें किसी समान वैल्यू से भाग करना चाहिए, तो दोनों को काट दे। तो अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 से दोनों कट जाएंगे, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा। तो अगर हम इनकी बात करेंगे कि ए अनुपात या ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो ये 1:2 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये हमारा अनुपात हो गया, ठीक है। अब सपोज़ अगर एक्स की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, सपोज़ ए है, ठीक है। ये 4 था, ये 8 था। अब जो हमने भाग दिया, हम इसे 1x, ए को हम 1x और बी को हम कितना 2x मान सकते हैं। इस x की वैल्यू क्या हो सकती है? हमने 4 से भाग दिया तो x की वैल्यू हम 4 रख सकते हैं। अगर हम x की जगह 4 रखेंगे तो a की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यही क्या होता है? ये हमारा रेशियो होता है। रेशियो में क्या होता है? किसी वैल्यू से हम भाग देंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो हमारा भागफल बचता है वही क्या हो जाता है? हमारा अनुपात हो जाता है। ये तो बात होगी हमारी रेशियो की। अब आइए हम देख लेते हैं कि हाँ, अब आइए हम बात कर लेते हैं समानुपात पे। तो जो हमारा समानुपात होता है उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है, ठीक है। अब अनुपात हो गया, अनुपात क्या था? ए रेशियो बी था। तो कोई भी दो अनुपात लेते हैं, ए रेशियो बी और दूसरा हम सी रेशियो डी ले लेते हैं, ठीक है। इनके समान भाग को समानुपात कहते हैं। अब वो कैसे? सपोज समानुपात का पहले मैं साइन बता देता हूँ। जैसे अगर हम इन दोनों को समानुपात में रखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। तो इसका साइन क्या होता है? 4 डॉट, ठीक है। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। इसका मतलब है जो इसका रेशियो होगा वही रेशियो इसका होना चाहिए। ये रेशियो बराबर होने चाहिए। वो कैसे? अगर ए बाई बी इसका रेशियो 1/2 है तो जो हमारा सी और डी है वो भी 1/2 ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं समानुपात की। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे ए को हमने 4 माना था और बी को क्या माना था? हमने 8। तो इसका तो रेशियो क्या हो गया? ए बाई बी हमारा हो गया 1/2। अब हम सी और डी को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए? 1:2 ही होना चाहिए, ठीक है। या इसे हम 3 और 6 ले सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सी बाई डी कितना हो जाएगा? 3/6। तो ये भी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। वैल्यू कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो हमारा समानुपात में हो जाता है। ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ये हम क्या लिख सकते हैं? ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। तो ये हमारा समानुपात में हो गया। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। पहले हम रेशियो का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज़ करिए कि हमें दो वैल्यू दी हैं, ए रेशियो बी। इसकी हमें वैल्यू क्या दी गई है? 3:5 ये हमें दे दी गई है। और यहीं पे बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4:7। अब वो हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है कि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसके दो मेथड बताता हूँ, आपको जो सही लगे आप उससे करिएगा। तो हम फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। पहले मेथड में क्या करेंगे? ए रेशियो बी है, हम ए रेशियो बी लिख देंगे 3:5। अगला बी रेशियो, तो हम बी के नीचे बी लिखेंगे रेशियो सी। ये हमारा कितना है? 4:7। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसके इधर कुछ भी नहीं है तो उससे पहले जो वैल्यू हम वो वहाँ पे रख देंगे। इसके बाद में कुछ नहीं है तो इससे पहले जो वैल्यू है हम वो वहाँ पे रख देंगे। हो गया। अब हम इन सब में चेक करेंगे।
इसमें कुछ भी कॉमन हो, इसमें कुछ भी कॉमन हो, या इसमें कुछ भी कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन है अगर कुछ है ऐसा तो काट देंगे, अगर नहीं है तो हम सीधे गुणा करके लिख देंगे। कुछ भी नहीं कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, 12 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, 20 रेशियो 7×5 = 35 हो गया। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 12 रेशियो 20 रेशियो 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं दूसरे मेथड से अब बताता हूँ। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, हम A रेशियो B की बात करते हैं। ये हमें दे रखा है 3:5। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है, चलिए हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। हम ले लेते हैं A रेशियो B को 1:2, B रेशियो C को हम लेते हैं 3:4। ठीक है, C रेशियो D को हम ले लेते हैं 6:9। ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब वो अगर हमसे पूछता है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, हमें ये बताइए। अब हमें फाइंड क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, A रेशियो B को लिख देंगे, कितना है 1:2। इसके बाद में B रेशियो C को लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3:4। और C रेशियो D को लिख देंगे, ये कितना है हमारा 6:9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। तो सबसे पहले A की अगर हम बात करेंगे तो A से लेके नीचे तक हम जाएंगे, गुणा करके लिख देंगे। A क्या है, 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1×3×6 हो गया। ठीक है, रेशियो। अब B की बात करेंगे तो हम B को ले लेंगे, 3 है, 3 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद कुछ नहीं है ना, तो ऊपर 1 बचा है ना, तो दूसरी साइड में आके उस 1 को हम ले लेंगे, जो एक संख्या हमारी रह गई है, 2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद C की बात करेंगे, अब C में हम 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 गुणा, अब नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इधर की ये 2 वैल्यू लिख लेंगे, 2×4। अब D की बात करेंगे, D क्या है, D तो इस साइड में 9, तो हम इसको उल्टा ऊपर तक जितनी भी वैल्यू है सब लिख लेंगे, 9×4×2। अब देखिए इन सब में कुछ भी कॉमन है जो कट रहा है, हम देख सकते हैं कि 3 सब में कॉमन है। हम 3 इसको भी काट देते हैं, इससे भी काट देते हैं, 3×2 = 6 हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ और भी कॉमन है, हाँ हम 2 से काट सकते हैं, 2 इधर भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2×3 = 6। अब क्या इसके बाद भी कुछ कॉमन बच रहा है, अब इसके बाद कुछ कॉमन है हमारा, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो जो हमारी वैल्यू बच गई हम सीधे सीधे उसे लिख देंगे। इधर क्या बचा हमारा 3 रेशियो, इधर क्या बचा 6 रेशियो, इधर क्या बचा ये 4×2 = 8 हो गया रेशियो, और इधर 4×3 = 12। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना आ गया, 3:6:8:12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वो कई बार क्या करता है, हमें वैल्यू दे दी है, वो हमसे कहेगा A रेशियो C निकालो। तो A रेशियो C में क्या करेंगे हम, A की वैल्यू आ गई 3, हमें निकालना है ऐसे ही है सबको बराबर करके, और C की वैल्यू आ गई, तो A रेशियो C कितना हो जाएगा 3:8। इस तरह से A रेशियो C हो जाएगा। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम वैल्यू ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खाली वैल्यू आपको चेंज मिलेगी लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं, हमें कोई भी वैल्यू दी है, A रेशियो B हमें दिया है 4:5। ठीक है, यहीं पे B रेशियो C हमें कितना दिया है 5:6 दिया है, और हमें C रेशियो D ये दिया है 6:7। अब वो हमसे पूछता क्या है, वो हमसे कहता है A रेशियो C की वैल्यू फाइंड करो। अब हमें क्या निकालना है, A और C की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एकदम से तो ऐसे कर नहीं सकते कि हमने एकदम से सीधे सीधे ये वैल्यू रख दी है आ जाएगा, नहीं। A रेशियो C की बात कर रहा है तो हमें पहले इन सबको बराबर करना होगा। तो अगर हम खाली इन 2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें खाली ये 2 वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, A और C इसमें भी है, लेकिन हम तीनों को कॉमन रख लेते हैं। तो
ए रेशियो बी हम पहले वाले मेथड से करते हैं, क्या हो जाएगा 4:5। बी रेशियो सी हमारा कितना हो जाएगा 5:6। और सी रेशियो डी कितना हो जाएगा हमारा 6:7। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले कुछ है नहीं है तो हम 6 कर देंगे, इधर 5 है इससे पहले तो 5, इसके बाद में खाली 5 है तो 5 कर देंगे और इधर 6। ठीक है, हम इस तरह से इन सबको रख देंगे। अब देखिए कॉमन क्या है इन सब में, 5 है इसमें भी कट रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, जो कॉमन है वो हम काट देंगे। इसके अलावा हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है जो ये कट सके, तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। अब हमसे ए और सी पूछा था, हम चाहें तो डी वाले को ना लेते, खाली इन दो से ही, इन दो वैल्यू से ही कर सकते थे, इससे हमारा आंसर ठीक आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए रेशियो अगर सी की बात करेंगे तो ए रेशियो सी में हम क्या करेंगे, हमारा ए कितना है 12 है और सी कितना है 18 है। क्या ये किसी और से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो हमारा ए रेशियो 6 कितना आ जाएगा, ए रेशियो सी आएगा 2:3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या हम क्या कर सकते थे, हम इस डी वाले को नहीं लेते, ये तब था अगर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हमसे ये चारों की वैल्यू निकलवा रहा है, हम तब ऐसे निकाल सकते थे। मैंने इसलिए ये बता दिया क्योंकि पहले हमने इस तरह से एक मेथड से किया है तो ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो इस वाले को भी मैंने इस मेथड से बता दिया है। बाकी खाली हमें ए रेशियो सी निकालना है तो इन दो वैल्यू का यूज़ करके आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन दे देता है वो, ठीक है, हम प्रपोजनल वाले पे बात कर लेते हैं। ठीक है, समानुपात पे, अनुपात तो आप लोग समझ गए हैं, अब हम समानुपात देख लेते हैं। समानुपात या प्रपोर्शन। ठीक है, समानुपात क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो क्या होता है नॉर्मल प्रपोर्शन, ठीक है, और दूसरा होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है जिसकी अभी हमने बात की थी कि हम सीधे कैसे लिखते थे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। ठीक है, कोई भी 4 वैल्यू ए बी सी डी हमने 4 वेरिएबल मान लिए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये हो जाता है। अब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हम इस तरह से लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, चारों जो हैं वो एक रेशियो में रहेंगी, या हम इसे और कैसे लिख सकते हैं ए वाई बी बराबर बी वाई सी बराबर सी वाई डी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी, मतलब एक कंटिन्यू एक प्रोसेस हो रही है ना, सतत प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे क्या है ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में, वो समानुपात से पूछ लेता है। वो क्वेश्चन किस तरह का करता है आइए हम बता देते हैं। देखिए वो 2 तरह से क्वेश्चन करता है। एक तो क्या कहेगा, हमें कोई भी 2 वैल्यू दे दिए, वो कहेगा कि हमें एक वैल्यू ए और हम 2 वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, एक तो ए हो गया, ये हमें दे दिया उसने 3 दे दिया। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी दे देगा हमें, या हमें डी की वैल्यू दे देगा 4। ठीक है, अब क्या कहेगा कि हमें इसमें कोई भी 2 या 3 वैल्यू दे देगा, एक निकलवाएगा, और सी हमें दे देता है 1, हम ये मान लेते हैं। अब वो हमसे कहेगा जो एक पद हमारा दूसरा पद रह गया है वो निकालिए। अब वो ये भी, तो हम यहाँ से आराम से ये देख सकते हैं कि ये क्या है नॉर्मल प्रोपोर्शन में है, तो हम ए बाई बी बराबर सी बाई डी कर देंगे। ए कितना है हमारा, ए हमें 3 दिया है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। सी कितना है 1 है, डी कितना है 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी बराबर 12।
अगर b बराबर 12 हो जाएगा तो क्या दोनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, a बाई बी। a कितना है 3 है, b है 12, 4, 1/4, 1:4 आ रहा है। और c अनुपात डी भी कितना है, 1:4 में है। तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। या इसी तरह से वो क्या कहेगा, वो पे 2 वैल्यू दे देता है, हम 2 वैल्यू ले लेते हैं। एक तो वो वैल्यू हमें प्रथम और लास्ट वाली वैल्यू दे देगा, एक 4 दे दिए हमें, एक 7 दे दिए। कोई भी हम रैंडमली वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। हमें ए की वैल्यू दे दिए और सी की वैल्यू दे दिए। अब वो कहेगा कि मध्य पद निकालना है हमें, तो ये हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो गया। अगर हमें मध्य पद निकालना है तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमें पता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, a बाई बी बराबर b बाई सी। तो यहाँ पे जो 2 पद होते हैं ये बराबर होते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, एक बार मैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन को बता देता हूँ। सपोज़ हम 4 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, a b c d। a हमने अगर 1 लिया है और b हमने अगर 2 लिया है, तो c क्या होगा, इसी अनुपात में होगा। a हमारा 1/2 आ गया। अब b यहाँ पे आ जाएगा, b 2 है तो 2 का दुगना क्या हो जाएगा, 4। इनका अनुपात बराबर रहना चाहिए। अब c यहाँ पे आ गया तो ऊपर क्या होगा, जैसे ये है ना, इसके बराबर हम c/d इस तरह से आगे कर सकते हैं, बराबर d/e, ठीक है। b की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे रहेगी, c की जो वैल्यू वही यहाँ पे, c की वैल्यू 4 मिली है तो यहाँ भी 4 रहेगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन सब का अनुपात बराबर 1:2, इसे भी काटेंगे 1/2 में होगा, ये भी 1/2 में होगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस में हो जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मध्य पद निकालना है। मध्य पद मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मध्य पद हमारा b² है, a की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई, c की कितनी है, 7 हो गई, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, ये हम b बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2√7 हो जाएगा। ये रैंडमली वैल्यू मैंने ऐसी मान ली है, पर वो अगर क्वेश्चन एग्जाम में देगा ऐसी वैल्यू देगा जिसका पूरा पूरा क्या होगा, वर्ग बन जाएगा या वर्गमूल निकल जाएगा। अगर हम यहीं पे b की वैल्यू भी क्या ले सकते थे, कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते थे जो पूरा पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम 9 ले सकते थे, ठीक है। हम इसकी जगह पे 9 ले लेते हैं। तो हम अगर c की जगह पे 9 ले लेते तो a हमारा कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 4 और c हमारा हो गया 9। तो ये क्या हो गया, 9 चौक 36। तो b हमारा कितना आ जाएगा, b हमारा हो जाएगा √36, तो 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 6 आ गई। तो मध्य पद हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन को कर सकते हैं। आपको इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो इससे ही रिलेटेड होगा, ऐसे ही होगा। एक बार देख लेते हैं प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।